चलिए आज का डे 2 शुरू किया जाए। अकाउंट्स के फाउंडेशन। डे 1 में हमने कुछ खास नहीं, इधर उधर की बातें करी थी जैसे करना पड़ती है। आज पढ़ाई की क्लास है। तो कृष्णा बेटा, तू बस मुझे ये बता दे कि प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट किसको बोलते हैं। थैंक यू माही। हाँ, करेक्ट। डाउट क्यों था अपने ऊपर इतना? देख, वो भी ब्लैक पहनी, उसने सही आंसर, तूने ब्लैक पहना है गलत आंसर। कल से व्हाइट पहन के आना। टीवी में चलता है ना वो बाबा, समोसे में कौन सी चटनी खाते हो? हरी। कल से लाल खाना। होता ही है इन सबसे कुछ नहीं होता। तो मैं मजाक था कृष्णा, ऐसे दिल पे लेके ऐसा नहीं पहुंच गया शॉपिंग करने। आपको बोला था ब्लैक में व्हाइट पहन के आना। तो भैया प्राइमरी। कृष्णा तो डरा हुआ क्यों है मुझसे? मेरी शक्ल बुरी है? फिर मेरे हस्बैंड के अलावा मेरी शक्ल किसको बुरी नहीं लगती? प्राइमरी बुक्स ऑफ। ये पहले इस एंगल से जनरल कभी सुना नहीं था कि ये तो पता होगा तेरे को जनरल क्या होता है, बट कभी ऐसे नहीं रिलेट करा था कि यही प्राइमरी बुक्स होती है। ठीक है, अब मेरे को निहारिका बताएगी सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। यार तुम तो पढ़े लिखे बच्चे आ गए यार, मेहनत कम होगी इस बार। सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक का नाम इन्होंने दिया है जर्नल। अच्छा, जब मैं पहली बार 11th 12th में पढ़ रही थी ना, तो जब टीचर बोर्ड पे चिल्ला रही थी जर्नल लिखो जर्नल लिखो, तो आई यूज्ड टू राइट दिस। अब भाई पता होगा कि ये जनरल अलग है और वो जनरल अलग है। मैं बता रही हूँ तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है तो मेरे से आके, है ना। सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट किसको बोलते हैं? लेजर। चलो कृष्णा, जनरल अगर कोई कंपनी ना बनाना चाहे तो उसकी जगह क्या बना सकती है रिकॉर्डिंग के लिए? आपको ये पता है कि सबसे पहला जो स्टेज है अकाउंटिंग का वो क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। तो जनरल नहीं बनाना है मेरे को, तो मैं क्या बनाऊं? नहीं आई निहारिका, अब ये तो ज्यादा पूछ लिया आपने। और क्या चैप्टर्स के नाम याद करो, 11वीं में क्या क्या था इंडेक्स? सब बोल लो उसको छोड़ के। हाँ चैताली मैडम। जी मैडम। अब ये मत बोलना तुम लोग नए बच्चों कि तुमने ये कभी सुना नहीं है। तो तब कौन सा सोचा था कि एक दिन आएगा हम सीए करेंगे? कोई भी नहीं सोचता है। इसलिए मैं को जो बच्चे बहुत ज्यादा जानकार मिल जाते हैं मैं हैरान हो जाती हूँ। अरे तेरे को कैसे पता है ये सब? और नहीं मिलते हैं तो नॉर्मल लगता है कि चलो हाँ नहीं पता होता था। तो जनरल बनाती है छोटी मोटी कंपनी, जैसे हमारी कोचिंग दिन भर में 5 ट्रांजैक्शन होते हैं तो हम जनरल बुक में लिख देते हैं। अब अगर मान लो अपनी कोचिंग में अभी दिन भर में आते हैं मान लो 70-80 बच्चे, इसकी जगह अगर हमारे यहाँ 700-800 बच्चे आए और मैं जनरल एंट्री करूं हर ट्रांजैक्शन की, तो आपको नहीं लगता एक ही दिन में पूरी कॉपी भरा जाएगी? परचेज सेल खर्चों का। तो क्या करें फिर जब बड़ी कंपनी हो? तो इस जनरल को ही सब डिवाइड कर देते हैं 8 अलग अलग बुक्स में, जिसको क्या बोलते हैं? सबसेट। अब इन 8 के नाम आप में से कौन बता सकता है? कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल बुक है, सही हो यार। अब बना ही नहीं ना, वो तो फेरी में थी तो याद कहाँ से आएगी? वो तो नेहा मैडम बताएगी। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। अब मैं हाईलाइट देखना जिसको कर रही हूँ ना उसको देखना। 8 में से 6 किताबें सिर्फ गुड्स पे चलती है। गुड्स समझते हो? अच्छा गुड्स क्या होते हैं? गुड्स क्या होते हैं? मैं ये वर्ड लेती हूँ। गुड्स माल सामान। माल सबसे बेस्ट। माल है कि नहीं तेरी दुकान में?
गुड्स है कि नहीं। तो जैसे आज अगर एक फर्नीचर की दुकान में हम गए तो उसके लिए माल क्या होगा, और रीबॉक पे गए तो रीबॉक, एडिडास, शूज, तो वो उनका प्रोडक्ट है, मतलब जिसको वो खरीदते और बेचते हैं उसी को गुड्स बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है 8 में से ये जो 6 किताबें हैं ये किससे संबंधित है, ध्यान से देखो तो आपको भी दिखेगा मेरी नजर से। परचेज किसकी होती है, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, गुड्स क्या, उधार मान दिया ना किसी को तो उधार दिया तो वो आपकी बिल रिसीवेबल बुक में चढ़ जाएगा। अच्छा उसमें कॉलम बहुत सारे होते हैं कि मान लो किसको उधार दिया, बिल रिसीवेबल मतलब ऐसा पैसा जो कुछ समय के बाद आ रहा है, कितने दिन का उधार दिया, 2 महीने का, 3 महीने का, कितने अमाउंट का दिया, ड्यू डेट क्या आ रही है पेमेंट की, वो सब लिखना होता है। ठीक, बिल्स पेबल, उधार खरीदा है और हमें वो पैसा पेबल है, पेबल एसेट है कि लाइबिलिटी, पक्का 100% ना। तो ये जो 8 बुक्स है इसमें से आप मुझे बताओ, अगर मैंने माल खरीदा है नगद, कृष्णा माल खरीदा है कैश परचेज, वो कहाँ लिखोगे, कौन सी किताब में, आठ में से किस में डालना है, कैश में डालना है। क्यों, क्योंकि कैश बुक में कैश रिकॉर्ड होता है। तो अब आप बोलोगे फिर परचेज किया तो भी, हाँ परचेज बुक में सिर्फ अगर माल उधार खरीदा है तो लिखना है, आ रहा है समझ में। कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन, ये सबका ठेका ले रखा है कैश बुक, बाकी 6 गुड्स के लिए। अब बोल रहे हैं जो सातों में ना आए वो जनरल प्रॉपर में आएगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल, मशीन इंस्टॉल करवाया, मशीन खरीदा, नगद में खरीदा, नहीं मैम नगद में खरीदा तो भी मशीन नगद में खरीदी है तो कैश बहन गई है, तो कैश का घर तो कैश बुक है ना। मशीन खरीदी और उधार खरीदी तो जनरल प्रॉपर में आएगा, क्योंकि फिर वो परचेज में नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ गुड्स की उधार खरीदना परचेजेस कहलाता है। हाँ अब बताओ, इसने बढ़िया एग्जांपल लाया है कि आज दुकानदार है मैगी नेस्ले की, शुरू में आप याद करो हर स्कूल में बटी थी, तुम इतनी है मतलब हमारे टाइम पर हर स्कूल में मैगी फ्री बटी थी। सोचिए, उनने कहा चस्का तो बच्चों को लगाना है, माँ बाप तो झक मार के खरीदेंगे, करेक्ट। ये क्या था, एडवर्टाइजमेंट, आपका लिए आना चाहिए, ये क्या था, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हर जने को करना पड़ती है, बस मैप एकेडमी कोई नहीं आती करता, बड़ी परेशान हूँ मैं अपने आप से। बट तुम लोग रिजल्ट इतने अच्छे दे देते हो देखो, तो उससे मेरा जो दुख है वो कम हो जाता है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी रिजल्ट अच्छे देते रहो। और सोचो कुछ बड़ा तो मिलेगा बड़ा। बड़ा सिर्फ क्या होता है, 400 नंबर की पारी खेल रहे हो, बस ये समझो। 200 नंबर पे तो वो गधे घोड़े पास होते हैं, अब तुम्हें गधे घोड़े बन। अच्छा फाउंडेशन सबसे आसान है सीए में, है ना, तो इसमें अगर तुम बाउंड्री ला रहे हो तो इंटर में क्या हालत होगी, सीधा आंसर होना चाहिए, फेल हो जाएंगे। 400 में से अभी तुम 200 लाए सबसे सिंपल लेवल पर, तो टफ लेवल पे तो फेल ही हो गए ना। अगर तुम ये फाउंडेशन लेवल है, नेहा मैडम जैसी ऑल इंडिया खो, मेरे को खुद भी नहीं पता था मेरी ऑल इंडिया आने वाली है ना, मैंने कभी पढ़ाई की थी। 7 दिन लास्ट के आखिर के पढ़े थे इस डर से कि अब तो पक्का फेल है, मैंने इतने बतौले और मस्ती मारी है। और हर फैकल्टी बोलता था गेट आउट ऑफ द क्लास, मतलब हम इतनी मस्ती करते थे। उसके बाद हमने क्या सिक्योर किया, अच्छा ये इतना ब्यूटीफुल खिताब होता है, मतलब कोई प्रोफेशनल एग्जाम जहाँ पर ज्ञानी लोगों की बातें हो रही है वहां अपने चर्चे हो। ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन ने भी क्राउन पहना था,
बट ब्यूटी पेजेंट में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसकी ज्यादा वैल्यू है कि हमारी? हमारी। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्ञान की बात नहीं हो रही है, हमें ज्ञान ही बोल रहे हैं। तो जब ऐसे कोई बड़े एग्जाम में आप तीर बीर मार लेते हैं तो वो जो दाग नहीं बोलेंगे, वो जो रंग है वो जिंदगी भर रहता है। जैसे आज भी मैं कह रही हूँ उस चीज, उस घटना को आज से 17 साल पहले हुआ था जब अखबार में हमारा फोटो आया, ऑल इंडिया रैंक, नेहा गर्ग, एंड आई वाज लाइक हिल गए थे पूरी तरह से, क्योंकि जीवन में कभी फोटो नहीं आया स्कूल के भी कैलेंडर में टॉप लिस्ट में, क्योंकि कभी टॉप करा ही नहीं, KG 1 से 12वीं में कभी टॉप नहीं करा, और हमने टॉप सीधे कहाँ करा? ये मतलब ऐसा लगा उस दिन तो दुनिया में सब संभव है। बस सोचो कि जब एक एवरेज बच्चा जिसने पूरे 6 महीने कोचिंग में ऐसी ऐसी मस्तियां करी है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताऊंगी वरना तुम यहाँ करोगे, कि हर टीचर सर दर्द रखता था, और जैसे क्लास में है ना ऐसे हमारे फैकल्टीज की आदत थी, खड़े करते थे, खड़े हो, यूं खड़े हो, तुम सब पास हो, जो बैठे हो सब फेल। तो उसमें हमें कभी खड़ा नहीं करा गया, मतलब टीचर की नजर में तो हम पास होने लायक भी नहीं थे। और फिर भी हम जब टॉप किए ना, उससे हमारा इंटर फाइनल बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया था बुरी तरह वाला, कि बाकी सब दुनिया में जो सीए एग्जाम दे रहे ढोर है इंटेलिजेंट, तो सिर्फ हम अकेले हैं। तो इंटर दिया, 6 पेपर होते थे उस समय, एक बार में पूरा निकल गया। फिर कुछ टाइम बाद 7 पेपर होने लगे इंटर में, फिर कुछ टाइम बाद 8 होने लगे, और आप सब बहुत भाग्यशाली बैच के बच्चे हो कि अब इंटर में वापस 6 पेपर होने लगे। तो आप लोग चाहते हो अगर आप इंटर में एक शॉट, फाइनल में एक शॉट, तो फाउंडेशन में 400 में से कम 300 बेंचमार्क मान के चलिए। कितना? 300। आप जो लास्ट क्लास थी उसमें आप आदित्य सर से, मेरे से मिले थे, आज आयुषी मैडम से भी मिल लिए, अब एक आधी क्लास में आप खान सर से मिलोगे जो मैथ्स पढ़ाते हैं। सारे फैकल्टी जबरदस्त है, राइट है ना, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग बस क्या करना, मेहनत मत करो, मैं सुना करो। अगर आज कोई चैप्टर हुआ है, 4 क्वेश्चन है, तो अगले दिन कर करो, बहुत सिंपल रूल। अच्छा, रिफ्रेशर क्या कहते हो बंटी सोहन, करने की जरूरत होती है कि नहीं मॉड्यूल के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन? अगर सही से किए ना मॉड्यूल से पास हो जाएंगे, पास होने चाहिए और अच्छे नंबर फिर तो मैं बेटे देखो, अगर मॉड्यूल करा है तो एग्जाम का पेपर आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे कहाँ से आ गया, सब वही सब आता है जो मॉड्यूल में दिया है। हमारा प्रॉब्लम आता है फाइनल एग्जाम में स्पीड का, हम बहुत नर्वस रहते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के टेस्ट देना बहुत अलग बात है। यहाँ आपका कंफर्ट जोन रहता है, कोचिंग एरिया, हम मैम को जानते हैं, सौरभ सर को जानते हैं, बट जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो और ऐसी दुनिया भर की इतनी खोपड़ियां दिखती है जो जीवन में नहीं दिखी, और आपको लगता है अरे ये सब भी सीए करते हैं, कहीं हम इनसे पीछे तो नहीं है, कहीं हमारी प्रिपरेशन कम तो नहीं है। उस नर्वसनेस में, और पहला ही पेपर अकाउंट्स होता है, सब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन का फ्लो बिगड़ा और आप रोने लग जाओगे एग्जाम में, गए, लॉस्ट, गिव अप एटीट्यूड आ जाता है वहां। तो ऐसा ना हो, इसके लिए कोशिश करो कि जो बेसिक्स हैं, 11th क्लास की बुक होगी आपके घरों में, होना चाहिए, और हमेशा रखना, किसी को दान धर्म में मत देना, क्योंकि वो 11th क्लास में ही पूरा कोर है अकाउंट्स, जो आप फाउंडेशन में सिर्फ मान के चलिए अपन रिफ्रेश कर रहे हैं, बट ज्ञान तो वहीं से है। तो जितनी बार आपने कभी ऐसा सुना कि एक पिक्चर आपने 3 बार देखी हो तो तीनों बार अलग समझ आई हो? होता है ऐसा, तो कुछ अलग आता है। आप जितनी बार जिस चीज को डबल देखते हैं, आपकी पहले की अंडरस्टैंडिंग से बेटर होती है, वीक नहीं होती, बेटर होती है। तो अपन अगर अपने सिलेबस को भी इसी तरह समझें कि अपन जितना जल्दी फिनिश करें और फिर उसको रिवाइज जितनी जल्दी डबल ट्रिपल बार कर पाए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि ये चैप्टर तो हमसे बनता है। वो जितने में ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं ना, वो 10 में से फिर 7 या 8 नंबर ही बैंड कर पाते हैं। हमेशा उसको जब भी रिविजन में लो ऐसा लिया करो कि आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो कैसा होगा, और फिर देखिए अकाउंट्स का जर्नी कितना स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बेसिक्स की थोड़ी सी हम बातें आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर हम ऑफिशियली कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे बुक से। मॉड्यूल के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करिए सब लोग, और सितंबर अटेम्प्ट वाले तो बिल्कुल करिए। जून वालों के लिए ऑप्शन है, मेरी तरफ से ऑप्शनल है, करना है तो बहुत अच्छी बात है, रात दिन नहीं करके
अपने आप इच्छा होगी जब चीजें बनने लगेगी, और अपने आप इच्छा नहीं होगी जब चीजें नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो बैठते बनता है क्या? सब्जेक्ट में पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहाँ दी है और किसने दी है? बाप रे बाप, कितना डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लिया अकाउंट्स टीचर ने। ऐसा कौन बंदा था इटालियन जिसने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में स्प्रेड करा? नहीं। आगे का बताओ कि पीछे का नाम बताओ। ल्यूकास Spazioli, Italian, who spread the concept of accountancy, double entry system across the world. Definition अगर कोई पूछे कि किसने दी है, तो you should be very proud to say कि ICAI जो largest accounting body है वो second largest है। Do you know first largest? अकाउंटिंग बॉडी समझते हो जो ये हिसाब किताब की ज्ञान की बातें बोलती है, इंडिया में है ICAI, जिन सब के तुम मेंबर हो, स्टूडेंट हो, हम मेंबर हैं। तो वो सेकंड अकाउंटिंग की लार्जेस्ट बॉडी है इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट लार्जेस्ट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट AICPA। तो 11वीं क्लास की TS गरेवाल या NCERT आपने पढ़ी हो तो पहली ही चैप्टर में लिखा रहता है, जहाँ अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, शुरू होता है डेफिनेशन, वहाँ लिखा रहता है ये डेफिनेशन किसने दिया है? AICPA, विच इज द अकाउंटिंग का लार्जेस्ट बॉडी। और इंडिया में अगर तुम अभी कभी इंटरव्यू सुना करो यूट्यूब पे निर्मला सीतारमन, पहले के जमाने में तो क्या इतना इजी नहीं होता था नॉलेज न्यूज पता करना, क्योंकि हर फोन में गूगल नहीं होता, तो अखबार और मैगजीन यही कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। आजकल तो आपको वो भी नहीं करना है, पहले यूट्यूब पे वीडियो आने लग गए एक डेढ़ घंटे के, फिर अब और आपकी जो जनरेशन है वो इतनी निकम्मी आ गई कि उनसे वो भी नहीं सुनते बन रहा है, वो 2x स्पीड पे सुनने लग गए। सब जानते हो ना 2x स्पीड, 3x होती है नहीं, 2x मैक्सिमम होती है, वरना हमारा बस चलता 5x पे जाते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियोस के बाद चलन चला शॉर्ट्स, और आजकल हम सब शॉर्ट्स देखते हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, क्योंकि बहुत जल्दी नॉलेज मिल जाता है। शॉर्ट 1 मिनट में फटाक से पूरा कवर। तो आप यूक्रेन में क्या हुआ, रील डाल दो उसका, शॉर्ट्स डाल दो। ऐसे महान और बेरोजगार लोग पड़े हैं इंडिया में या बाहर, वो रील्स बना के डाल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं उनकी रील इतनी वायरल हो कि उनको इंस्टाग्राम पैसा दे, क्योंकि वो भी बेरोजगार, देखने वाले भी बेरोजगार। पैसा कमा लिया, यही तो कॉमर्स है। कभी सोचा बनाने वाले बेरोजगार, देखने वाले बेरोजगार, पैसा किसने कमा लिया? इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे मीटा, और उसने बोला चल मैं इससे 2 करोड़ कमा रहा हूँ तो तेरे को चवन्नी तो दे देता। द पेमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, आपको लगता है अरे कितना मिल रहा है, अरे कभी ये सोचा उधर कितना मिल रहा है बाप को जो बेटे को इतना दिया? अरे व्हाट इज बाप एंड बेटा, समझ रहे हैं कौन? जिनको मिल रहा है वो चवन्नी दे रहा है, सग्गा बाप देता तो गला घोट देते कि भाई 2 करोड़ कमा रहे हो ना, मैं 20,000 दे रही हूँ। और उसमें भी इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो रहे हैं सो मच मोटिवेटेड, और केक कटिंग हो रही है, 1 मिलियन फॉलोअर्स, और वो सिल्वर यूट्यूब का वो पकड़ के फोटो। तो फिर मैं सोचती हूँ सही है ना, बेरोजगार की झोली में जो जाएगा वो तो खुशी होगा। तो अपन लोगों को लाइफ में 2 रूट्स हैं, या तो बेरोजगारी करके ऐसी उल्टी सीधी चीजें करो और इमेजिन कभी तुम्हें कोई फॉलो कर लेगा, और नहीं तो सेफ ऑप्शन है ये वाला CACS वाला, अच्छा ढंग पैकेज लगता है और ग्रोथ अनलिमिटेड है। आई हैव सीन द स्टूडेंट जो 25 लाख पर शुरू होकर 6 लाख पर आए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, अच्छी डिग्री थी, अच्छी रैंक थी, एक शॉर्ट बोथ ग्रुप्स निकाले तो कंपनी ने इनिशियली ऑफर करा, और जब देखा 6 महीने तो कुछ नहीं आता, खाली डब्बा है अंदर से। तो उसको बोला 6 लाख देंगे, आना है, तो ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले गए। जिनने CA ऑल इंडिया 1 निकाली, कितनी 1 CA फाइनल में ऑल इंडिया 1, वो डिप्रेशन में, बोले हमारी इतनी बेइज्जती हमारे घर वालों से नहीं करी, आपने कर दी, वो भी सारे आप
सरेआम हुई ना, पूरी पब्लिक हुई वो न्यूज। नीता रामचंदानी हमारी सीनियर थी जिसके साथ ये हुआ। तो आप सोचिए कि अपने को बनना है 12 लाख पे हम शुरू होंगे तो करोड़ शुड बी द लिमिट, करोड़ पे शुरू हो तो 10 करोड़ शुड बी द लिमिट, ना लिमिट रखो तो स्काई इज लिमिटलेस। टैलेंट का कोई लिमिट नहीं है। आज आप कितना कमाओगे, अगर आप जैसे मैं सोचती कितना हूँ रोज की मेरे को आ रही क्लास भरनी है 25, तो कितने पढ़ाती हूँ 25। आज मान लो अगर मैं मेरा विजन होराइजन बढ़ाता तो कहते ना विजन बढ़ा रखूँ। मान लो आज मैं एक 10,000 स्क्वायर फीट की जगह लूँ और बड़ा सा हॉल निकाल दूँ जहाँ 500 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 500 बैठेंगे। इट्स रियली व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप अगर ये सोचोगे कि दुनिया सब कह रही है कि सीए टफ है, आप बाउंड्री निकालने के लिए प्रे करोगे तो शायद 1-2 नंबर से छूट जाएगा, और टॉप करने के लिए प्रयत्न करोगे तो यू नेवर नो, इंडिया लेवल का टॉपर बच्चा आपकी क्लास में बैठा हो सकता है। सभी इंडिया में जितने सीए कर रहे हैं आज की तारीख में कोचिंग कर रहे हैं, तो जो टॉप करता है वो भी तो किसी ना किसी कोचिंग का ही है। तो व्हाई नॉट वी कैन थिंक इंडिया आईएएस इस बार मैप एकेडमी से है, सोचने के तो टैक्स भी नहीं है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। आप लोग क्या चीज नहीं बन रही है, पर्सनल अटेंशन है यहाँ पर, मेरे को बोलो, आई विल ट्राई। जैसे आप लोग बोलते हो तो आपने देखा है कि आई ट्राई जितना जल्दी से जल्दी हो उसका निराकरण हो। फिर आज मॉक टेस्ट के टाइम पे क्रिकेट खेलने भागते हैं, मैं फोन एक कॉल अवे थी, एक कॉल अवे, बट हमने क्या, दिल तो बच्चा है जी, मैडम अभी दिख नहीं रही है, क्रिकेट का बैट और बॉल पुकार रहा है। अच्छा क्रिकेट लाते भी बैट यही है बड़े जोश में, कोई बात नहीं, क्लास के बाद आज टाइम मिले तो कृपया आप टाइम निकालिए। नहीं अब आपके टाइम से ना इम्पोर्टेंट बच्चों का टाइम है, अच्छा व्यस्तता। तो बताओ रिकॉर्डिंग के बाद अगली स्टेज क्या है डेफिनेशन में? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग। तो इससे पहले थ्योरेटिकल 2 स्टेप और होते हैं, आइडेंटिफाई करना और मेजर करना, बट ये कहीं लिखते नहीं है। इसीलिए जो लिखने वाली है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट वो शुरू होती है रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग के बाद समराइज, और सी क्या है? एनीबडी है? व्हाट इज सी? हाँ बताओ। जो लास्ट में उन तक पहुंचा ना जिनको जितने रखा है हमें, करेक्ट। कम्युनिकेट, अकाउंटिंग ओनर नहीं करता। रिलायंस कंपनी में मालिक है अपने कौन, मुकेश अंबानी, तो वो हिसाब किताब करते हैं क्या? अकाउंटेंट करते हैं। तो अकाउंटेंट अकाउंटिंग शुरू करते हैं, उनने रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफाइंग करी, समराइज करी, एनालाइज और इंटरप्रेट करे रिजल्ट, और लास्ट में कम्युनिकेट करा यूजर। यूजर मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल। ओनर आ गया इंटरनल, एक्सटर्नल कौन? मनी लेंडर, कस्टमर। सबसे इम्पोर्टेंट, आप कैसे एक्सटर्नल यूजर भूल रहे हो? सरकार टैक्स के लिए, गवर्नमेंट फॉर इनकम टैक्स, उनका कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, जाओ इनकम टैक्स ऑडिट करा के लाओ। 2 करोड़ के ऊपर हो तुम लोग हैं, 2 करोड़ के ऊपर माल बेच लेते हो बेरसिया गांव में बैठ के, चलो ऑडिट करा के लाओ सीए से। मतलब सरकार भी बोलती है 2 करोड़ के ऊपर ये फाइल को ऑडिट करवाओ, और 1 करोड़ 90 लाख की फाइल को मत करो, गरीब लोग। तो उनका क्या होगा फिर, टैक्स कैसे भरे? मन मार्जिन, सेल्फ असेसमेंट। इट इज जस्ट लाइक जितना तुम्हारा माने उतना पे कर दो टैक्स। 2 करोड़ के ऊपर तुम बोल भी रहे हो हम 20 लाख देना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, सीए के सील तब पे करा के लाओ तभी मानेंगे। किसके? तो हम सोचते हैं आजकल 2 करोड़ का टर्नओवर तो एरे गहरे नंतु गहरे कर रहे हैं, तो स्कोप कितना है हमारे प्रोफेशन में? आपको क्या लगता है एक सीए
इनकम टैक्स ऑडिट की कितनी भी फाइल कर सकता है कि कुछ लिमिट होगी? कितने टैक्स ऑडिट कर सकता है एक सीए? इतने में तुम्हारा दाल रोटी का खर्चा ही नहीं निकलेगा। होमवर्क बता देना कल पता करके कि एक सीए, पहली बात तो मैं बता दूं लिमिट है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। एक माँ के 4 बच्चे, तो माँ क्या चाहेगी? चारों का पेट भरेगी एक का? तो आईसीआई के 4.5 लाख बच्चे मेंबर्स, और अगर एक ही जना सारे ऑडिट करने लग जाएगा, अक्षय कुमार की तरह सारी पिक्चरों में घुसने लग जाएगा, तो दूसरे हीरो तो जॉबलेस हो जाएंगे ना। तो इसीलिए लिमिट लगा दी उन्होंने कि एक चार्टेड अकाउंटेंट एक साल में इस लिमिट से ज्यादा ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ताकि उसकी लिमिट पूरी हो। मना करे तो दूसरे भाई को मौका मिले। बहुत लॉजिकल है। चीजें इतनी अच्छी बनी है, एथिकल बनी है कि आपको अपने प्रोफेशन से डे बाय डे, मेरा भी फर्ज है क्योंकि कॉलेज होता नहीं, कि आपके प्रोफेशन को आप बेटर समझें कि इंस्टीट्यूट की सोच क्या होती है, थॉट प्रोसेस क्या होती है। क्योंकि ये किताब में करे हुए 10,000 क्वेश्चन से आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनो। अपने सराउंडिंग को समझो। द बेस्ट वे टू बी द विनर इन एनी स्ट्रीम इज टू गेन नॉलेज। अपनी फील्ड का धासु नॉलेज एक्वायर करो, कुछ हमसे, कुछ दूसरे फैकल्टीज से, और कुछ खुद थोड़ा मेहनत कर। गूगल है ही हमारे टाइम से आज के टाइम में क्या अंतर है? हम एक कोई चीज खरीदते थे, हमारे पास फोन था नोकिया, और अपने फ्रेंड को दिखाना होता था कि मैंने ये पर्स लिया, तो 5 रुपए मेन बैलेंस से कटता था एक एमएमएस भेजने का। कितना? मल्टीमीडिया मैसेज, MMS, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। एक फोटो भेजने, मतलब वीडियो तो दूर की बात है, एक फोटो भेजने का इतना कॉस्ट चुकाते थे, जो आजकल आप लोग ऑलमोस्ट फ्री में शेयर करते हैं। तो डेटा शेयरिंग इज बिकम वेरी 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 चीप अफेयर। बट प्रॉब्लम है कि हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। सीए से रिलेटेड प्ले स्टोर पे काफी एप्स जो फ्री में बहुत नॉलेज देती है आपको, आप ही की फील्ड का। तो रखो फोन में कुछ, भले ही रख लो, आरती उतारने के काम आएगा, मत खोल के पढ़ो। मेरा मानना है होगा फोन में तो कभी तो पढ़ो। बताओ, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आज अपन ने देखा, रिवाइज करा। आइडेंटिफाई क्या करना है? व्हाट डू वी नीड टू आइडेंटिफाई? करेक्ट, आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कैसी? मॉनिटर, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। मतलब क्या है? फैक्ट्री है, 2 वर्कर में हाथापाई हो गई है, तो वो भी ट्रांजैक्शन। उसने तुझको मारा, तूने उसको मारा, ट्रांजैक्शन तो हो गई, गिव एंड टेक, बट मनी इन्वॉल्व नहीं। तो जब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो तो हम आइडेंटिफाई करें, और अगले स्टेप में उसको क्या करें? मेजर कर लें। आज कोई हैपनिंग होती है, जैसे आपकी एक फैक्ट्री चल रही है, आप एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन से काम कर रहे हो, जापान घूमने गए थे, उसकी ऑटोमेटिक मशीन देखी, बोला वाह ये क्या है? इट इज अ इवेंट, इट इज अ इवेंट। आपने रेट वेट पूछे, उसने बोला 3 करोड़। आपने कहा ठीक है, क्या डिस्काउंट? उसने दिया, और आपने खरीद ली, गिव एंड टेक हो गया। तो आप क्या बोलोगे? ट्रांजैक्शन। फिर मेजर हुआ, जब मेजर हुआ उसके बाद ही वो क्या होगा? रिकॉर्ड करना। कहाँ पर? मतलब जिस भी किताब में आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, हिसाब किताब की किताब। अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब, और उसकी किताब। तो प्राइमरी इसीलिए क्योंकि पहली बार लिखा, पहला प्यार है। आगे तो गाओ। पहली बार है, जान के भी अनजाना, ऐसा मेरा प्यार है, जान के भी अनजाना। देख रहा था ना, जान के भी अनजाना। कैसा प्यार किया तुमने 11th में इसने? हाँ? बिल्कुल सही फिट हो गया यार। तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट कोई आज की क्लास के बाद पूछे तो घबराना नहीं, बेझिझक बोलना जनरल एंट्री। जनरल एंट्री गुड फॉर
ऑर्गेनाइजेशन जहाँ दिन भर के 8-10 ट्रांजैक्शन होते हैं, बट अगर ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो रहे हैं तो आप एडवाइस क्या करें उन्हें, बिकॉज इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल। मतलब या तो जनरल एंट्री बनाएंगे या सब्सिडरी बनाएंगे, दोनों नहीं, पागल थोड़ी है, एक ही चीज को दो दो बार लिखेंगे, या तो ये या ये। सब्सिडरी बुक कितने प्रकार से, 8 में से 2 छोड़ दो तो 6 किसके इर्द गिर्द घूमती है, गुड्स के। अगर मैं बोलूं क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन, तो दिमाग लगाना, गुड्स नहीं है तो 6 हटा देना। फिर ये सोचना कि 2 कौन सी बुक बची, कैश बुक, जनरल प्रॉपर। तो क्रेडिट परचेज है तो कैश बुक में, तो जनरल प्रॉपर। ठीक, देखो जो मैं कह रही हूँ, अगर उसको आपने 100% एफिशिएंसी से क्लास में सुन लिया, आई कैन क्लेम कि आप अकाउंट्स में फुल मार्क्स ले आओ। प्रॉब्लम क्या होती है, आपको नोटिस करना आपस में एक दूसरे के साथ। मैं जो चीज चिल्ला चिल्ला के क्लास में बोलती हूँ, अगले दिन बच्चा ऐसे पूछता है जैसे उस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है। होता ही है, आपने विटनेस का अभी करना, अब 1 हफ्ते में बताऊंगी आपको कि ऐसा होता है कि आप बोलते मैम मेरी आंखें आपकी आंखों को देख रही थी, कान सुन भी रहे थे, बट दिमाग ना जाने काम क्लास से बाहर चले जाते हैं। अब वो दिमाग भी यहाँ हो, आंखें और कान भी यहाँ हो, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा हुआ तो आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैंने अभी बताई। ठीक, सेकेंडरी बुक्स किसको बोलते हैं, जो डेटा कहाँ से लेती है, प्राइमरी। और यहाँ पर क्या बनते हैं, क्लासिफाई होती है चीजें। मतलब आपने जनरल बनाया, सेल, परचेज, रिटर्न, एक्सपेंस सब एक साथ भर दिया, फिर उनको उनके प्रॉपर हेड्स में डालना, क्लासिफाई करना। उस स्टेज को क्या बोलते हैं अकाउंटिंग में, क्लासिफिकेशन। वो कहाँ होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी। क्या बोलते हैं लेजर को, PAL मतलब पता है नहीं, एक ये प्रिंसिपल होता है और एक ये होता है। दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है, क्या एक स्कूल वाला है, कौन सा स्कूल वाला है, ठीक है, प्रिंसिपल वाला मत लिख देना वो स्कूल के। ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश बुक जो होती है, कैश बुक आपको पता है, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी होती है और एक कैश अकाउंट का भी काम करती है। तो अगर आपसे पूछे कोई ऐसी बुक जो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, तो योर आंसर शुड बी कैश बुक। कैश बुक क्योंकि परचेज बुक होती है, तो आपने याद करो उसमें एक ही साइड बनता है, बट कैश बुक में दोनों साइड बनते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसीलिए कैश बुक और कैश अकाउंट एक जैसी दिखती है, बट परचेज बुक और परचेज अकाउंट एक जैसा नहीं दिखता, क्योंकि परचेज बुक में कितने साइड, आजा मिष्टी, आओ, कम यार, आ रही हो, आ जाओ प्लीज, एक बार नहीं। अच्छा आपका फेस कहाँ है, फेस कहाँ है, मिष्टू, राजा, शोना, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, नहीं करती हो सोहन भैया से, मेरे से तो नहीं, नहीं टॉफी खिलाओगी मेरे को, मेरे को टॉफी खानी है तो देव ना, तो अरे भैया को बोलना मम्मी को टॉफी खानी है। चलो, तो आज उसका क्लास में था फर्स्ट डे स्कूल में, चुपचाप खड़ी थी, जैसे हमें देखा क्या रोना चालू कर रहा है। बच्चे बड़े वो होते, उनको पता है कहाँ इमोशंस का फ्लो बहना है। तो अपन कैश बुक को ही क्या बोलना है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। रीजन आज की क्लास के बाद ध्यान रखेगा, ऐसा क्यों कि परचेज बुक को नहीं बोलना, कैश बुक को, क्योंकि ये जो 8 बुक्स हैं इनमें से देखिए, ये तो जनरल प्रॉपर, इट जस्ट सिमिलर टू जनरल एंट्री,
पूरा जनरल जैसे ही होता है। अब ये जितनी बुक्स हैं ये सब, ये जितनी है ना यहाँ से यहाँ तक, इसमें सिर्फ वन साइड ही होता है। जैसे परचेज बुक है तो सिर्फ डेबिट साइड होगा, सेल बुक है तो, और जैसा बिल्कुल सही रटा हुआ है कि परचेज बुक का उल्टा सेल रिटर्न, मतलब सेम नेचर, सेल का जो है वो सेल रिटर्न का उल्टा कर दो, तो सेल रिटर्न का डेबिट, परचेज रिटर्न का, बिल रिसीवेबल आना है, बिल्स पेबल, एक एक ही साइड बनाना। कैश बुक में इसी के कारण ये एक लेजर का भी फुलफिलमेंट कर देती है, और इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, याद रहेगा। इसके बाद सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद समराइज जो स्टेज है, इसमें आप तीन चीज बनाते हैं, हाँ, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल। इधर आओ, आप चॉकलेट नहीं दे रही मेरी? आप स्कूल में मम्मा को याद करी? सही है, याद आई मम्मा की? कितनी? थोड़ी सी, बहुत ज्यादा। कल मैं आपके साथ आपकी क्लास में चल सकती हूँ, मेहमान लेके? नहीं आ रहे, आप बोलोगी? कितने छोटे छोटे बच्चे थे बाबा, और क्या रो रहे थे। मतलब ये नहीं रोई, सोचो आज फर्स्ट डे था, इससे पहले प्ले ग्रुप में भी नहीं बैठी है ये, सीधे बड़े स्कूल में भाई के साथ। तो सब पेरेंट्स मुझे आके पूछे आपकी बेटी रो नहीं रही? मैंने कहा उसका हाथ देखो किसने पकड़ा है। जो मेरा बेटा है 6 साल का, वो उसके साथ ऐसे ठुमुक ठुमुक के गेट तक तो चली गई, उसके अंदर क्या हुआ आजकल के ये बड़े दुष्ट स्कूल बताते ही नहीं। हमने पूछा भी, सब ठीक, बिल्कुल ठीक। अब 6 घंटे में मेरा बच्चा 1 घंटा 1.5 घंटा रोया, 2 घंटा रोया। मिर्ची आप रोए थे क्लास में कितनी देर? बहुत देर। आपने खाना खाया? पनीर खाया? चलो, कहाँ तक पहुंची कहानी? प्राइमरी बुक्स यू नो, सेकेंडरी बुक्स यू नो, रिकॉर्डिंग स्टेज, क्लासिफाइंग स्टेज, समराइज। समराइज करना मतलब निर्णय निकाल देना, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में, बता दो सबको, घोषणा कर दो। ट्रायल बैलेंस बनेगा, समराइज मतलब सारे लेजर अकाउंट का टोटल जाता है, फिर बैलेंस शीट और पीएनएल। बैलेंस शीट का दूसरा नाम इंग्लिश में बोलते हैं, जान के भी अनजाना। यही चीज हो रही है पूरे अकाउंट के साथ। मैम पता था हमें, बट ये नहीं पता था इसको ये बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं, और वो भी तुमने निकनेम लिया है उसका, फाइनल अकाउंट। उसका पूरा इज्जत से नाम दो। जी, उसका इज्जत से पूरा नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हम शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे मीनाक्षी को मिक्कू, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट अपन बोलते हैं। कंपनी या बैंक वाले ऐसा नहीं बोलते फाइनल अकाउंट्स ले आओ, बैंक वाले एक ही भाषा बोलते हैं, बैलेंस शीट ले आओ। और कभी से बैलेंस शीट ले जाओगे तो बोलेंगे आप वो नहीं लाए, ट्रेडिंग की है। फिर आप बोले आपने बोला था, तो बोले वो तो बैलेंस शीट में ही होता है। ऐसी बातें करते हैं दुनिया में लोग, क्योंकि इसका एक्सपर्ट हम है, वो नहीं। तो कर रहे हैं तो डोंट माइंड, जस्ट इज फाइन। कि अगर सारा राज उनको पता चल गया तो हमें थोड़ी पैसे मिलेंगे। आया समझ? समराइज। तो ये तो यार रुक गया, फाइनल अकाउंट्स बना दिया, इसको कहते हैं क्लरिकल वर्क। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ तक अगर तुम सीख गए तो अभी तुम क्लर्क की पोजीशन के लिए एलिजिबल। हाँ, कितना बुरा लग रहा है कि मेहनत से तो 11वीं से अभी तक कर रहे हैं, अभी तक बैलेंस शीट टैली नहीं होती है घर में, और अच्छा वो कर ले तो आप क्लर्क हुए। फिर पैसा कहाँ है ज्यादा? ऑफिसर बनना है ना, तो ये करना पड़ेगा भैया। डेटा तो कोई भी निकाल देगा, उसको एनालाइज करके बताना कि कंपनी कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या गलत डिसीजन हुए, क्या सही हुए, आगे क्या करना चाहिए। 12वीं पढ़ी है? कंपैरेटिव कॉमन साइज कैश फ्लो रेशियोज, उसकी बुक का नाम याद है?
थैंक गॉड। अब नाम को आज पहली बार आत्मा से फील करो। अब तो नाम था सिर्फ, फील करो। एनालिसिस ऑफ, क्योंकि समराइज स्टेट में आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उसका आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस। और यहाँ 11वीं खत्म हो जाती है, ये सब कहाँ शुरू होता है, तो सब थोड़ी 11वीं में पढ़ा देंगे, थोड़ा 12th के लिए रखेंगे। तो वो पूरी जो 20 नंबर की किताब है वो पूरा यही काम करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं एनालिसिस के टूल्स बताओ, तो वाली बुक के चैप्टर के नाम बता देना। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक। तो किताब वाले ने जो नाम रखा वो सही रखा, ऑथर ने। हाँ, याद कर ली, जितने भी चैप्टर है वो सारे एनालिसिस के टूल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कौन सी एक्टिविटी से कितना आया, एनालाइज कर रहे हो आप, डेटा एनालाइज कर रहे हो। रेशो एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, पढ़ लेना, बहुत अच्छी चीज है। कंपैरेटिव, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं उसको। शेड्यूल 3, बैलेंस शीट किसी इंसान की औकात बताती है। जैसे अमिताभ बच्चन ने दीवार पिक्चर में नहीं बोला था, शशि कपूर ने क्या बोला था, अमिताभ बोल रहे मेरे पास कार है, बिल्डिंग है, ये है, वो है। शशि कपूर ने बोला था मेरे पास माँ है। तो भाई टिकटॉक चल रहा है, बताओ। तो व्हाट अमिताभ बच्चन सेड, मेरे पास ये है, वो है। जैसे बैलेंस शीट आपस में, दो बैलेंस शीट आपस में कैसे बात करती है, 11th 12th पढ़ा है ना। अब ये एक बंटी की बैलेंस शीट, एक सोहन की बैलेंस शीट, तो चालू हो गई है। बंटी ने बोला मेरे पास लैंड है 3 एकड़, वैल्यूएशन 75 लाख। सोहन बोला मेरे पास लैंड 30 एकड़, वैल्यूएशन 7.5 करोड़। मेरे से बोला अच्छा, मेरे पास बिल्डिंग है न्यू मार्केट गैमन इंडिया में, 6 करोड़ का फ्लैट है, 2 है। मेरे पास बिल्डिंग है 20 करोड़। तो ये क्या हो रहा है, दो बैलेंस शीट आपस में मैच कर रही है। औकात बताइए, औकात का इंग्लिश में होता है पोजीशन। तो बैलेंस शीट का दूसरा नाम है पोजीशन। जाने की भी अच्छा नाम है, पता तो था, नाम तो सुना था, बट ये ऐसा नहीं पता था किसी को बोलते हैं। आदित्य सर, तो हाँ, स्टिल आई हैव सम टाइम, नहीं मतलब स्टिल आई हैव सम टाइम। नहीं, मैंने हिंदी ट्रांसलेट करूँ, ये उसका बर्डन है कि उसको अंग्रेजी नहीं आती। कई बार टू गुड होना भी बैड हो जाता है। आपने देखा मैंने कितनी जल्दी अपना डिसीजन विड्रॉ करा। मैं पहले हिंदी में बोलने जा रही थी, फिर मैंने वापस काय में बोला कि बर्डन टू लर्न उस पर, बर्डन टू लर्न। प्रॉब्लम किसकी है कि भाषा नहीं आती। जब आपको लाइफ में ऐसे 2-4 बार कोई जलील कर दे तो आप 16-17 भाषाएं पढ़ लेते। तो लाइफ में जो जलील कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं। वो तुम्हारी दूर की बुआ जो टांग खींचती रहती है, चाची ताना मारने से बाज नहीं आती, ये तुम्हारी मदर से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं लाइफ, और तुम उनको विलन समझते हो। मेरी तरह मैं भी समझती थी, बाद में रियलाइज हुआ कि साला करा इन्हीं के कारण है और किसी के कारण नहीं, क्योंकि दिल पे लगा। तो दिल पे लगना अच्छी बात है कि बुरा? और अच्छी बात है। कभी लाइफ में अगर कोई अच्छे लोग मिल रहे हैं ना, तो कोई जलील करने वाले मिलेंगे तो जल्दी सक्सेस पाओगे। तो सबसे पहला मिठाई का डब्बा उनको देना जिन्होंने जलील किया था, दे डिजर्व इट मोस्ट। ऐसा मुझे लगता है एथिकली सही होगा। जैसे मेरे लिए जितने गुरुओं ने सीपीटी में कहा था ये लड़की पास हो जाए तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, तो जितने गुरुओं ने ये नहीं कहा उनको मैंने मिठाई बाद में खिलाई। पहले मिठाई का डब्बा उन फैकल्टीज के पास ले गई। और पता है उगते सूरज को क्या प्रणाम मिला? हमने कहा पता है, हमें तो पता था तुम पहले लेती हो तो मोटिवेट करना बेटा, नेगेटिव मोटिवेशन। हमें तो कंफर्म पता था तुमसे दूसरे बच्चे खड़े, हम जान के ऐसे टाइम मिठाई ले जाते थे जब वो क्लास में। तो अकेले में रिया उसने तो बेइज्जत सबके सामने किया था, तो हमें भी जो रिवेंज था सबके सामने लेना चाहिए। तो सब बच्चों की क्लास में ऐसे, हमें तो पता था ये लड़की कर देगी। मुझे लगा मेरे को तो पूरी बैच में नहीं रियलाइज होती थी, कभी बैच में नहीं उठाएगी लड़की पास हो सकती है।
ऐसे फैकल्टी पतली गली ले लेते हैं। तो जब हम भी कहें हम में से कोई तुमसे नहीं हो पाएगा, तो डोंट टेक इट ऑलवेज अदरवाइज। हो सकता है हिडन एजेंडा हो। जैसे मैं जितना मोटिवेशनल पर्सन हूँ, अभी जो फैकल्टी आने वाले हैं ना, उनसे बच के रहना। उनकी और हमारी कभी नहीं पड़ती। हम बोलेंगे पूरब, तो वो बोलेंगे पश्चिम। हम बोलेंगे बच्चे 90+ लाओ, तो वो बोलेंगे बेटा 40 की प्रार्थना करो। तो तुम्हें किसकी सुननी है वो तुम जानो भाई। और मैं उनको बोलती हूँ आप ऐसे हरकत क्यों करते हो क्लास में, मेरी बातें काटते हो। बोलते हैं मैम अगर आपका बच्चा 90 के लिए प्लस कॉन्फिडेंट इतना है तो उसको मेरी बात असर नहीं होना चाहिए। वो जो गधे घोड़े नहीं होते क्लास में, जो आते ही इस उद्देश्य से बस कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए, कोई बोल दे बेटा 40 बड़ी बात है, वो उनके हो जाते हैं। सबके फेवरेट होते हैं आदित्य सर, नेहा मैम सेकंड नंबर है ना, नहीं है? अरे झूठो, मेरे मुंह पे अलग बोलते हो। 11th-12th में एक बार अफवाह उड़ गई कि आदित्य सर इको पढ़ाएंगे, बीएस नहीं पढ़ाएंगे। पूरी बैच आंदोलन पे चली गई। बोले क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आदित्य सर नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। वहाँ मैंने कहा पहली बात तो ये रूमर फैला ही किसने, वो बताओ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो बाद में पता चला वो आदित्य सर ने रूमर फैलाई थी कि मैं फैला के देखता हूँ बच्चे की फैन फॉलो है कि नहीं है, और फिर ऐसे कॉलर लेके चलना बस पूरे टाइम। तो मेरे सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर ले आना। तो हमारा क्या है, थोड़ा सा तो आउट ऑफ द क्लास झगड़ा होता है, उसमें आपको नेहा मैम को अगर ज्यादा हथियार देने हैं, अकाउंट्स में ज्यादा, इको में थोड़ा 1-2 नंबर कम। देखिए कोचिंग मेरी है तो मैं ये भी नहीं कह सकती बहुत कम और ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे से ज्यादा। अगर ज्यादा से ज्यादा करना है तो बराबर ले आना, ठीक है? ये हमारा टीचर्स के लिए ट्रिब्यूट होता है। तो 12th क्लास पूरी जो वाली बुक थी, अच्छा ये सोचो उसमें एक चैप्टर था शेड्यूल 3, वो क्यों था? फॉर्मेट किसका? बैलेंस शीट और पीएनएल किसकी? 11th में पढ़ाई थी क्या कंपनी? कौन को पढ़ाया? प्रोपराइटर। एनालिसिस का पैसा प्रोपराइटर देगा? कभी किराने की दुकान वाला देगा कि एनालाइज करो मेरे यहाँ? एनालाइज करने का पैसा कौन देगा? कंपनी। अब प्रॉब्लम ये 11th में तुम्हें पढ़ाया फाइनल अकाउंट प्रोपराइटर का, और एनालिसिस किसका सिखा रहे हैं? कंपनी की बैलेंस। फिर बाद में कोर्स बनाने वाले ने सोचा होगा यार कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ा दो पहले, इसीलिए एनालिसिस बुक पे सबसे पहले क्या मिलता है? शेड्यूल 3। फिर उसके बाद बाकी एनालिसिस का चैप्टर। और ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप सिर्फ शेड्यूल 3 का ही एनालिसिस कर सकते हैं। 12th में आपने कैश फ्लो, कंपनी की बैलेंस शीट और उसके बनाया। रेशियो एनालिसिस भी आप याद करो, कंपनी के फिगर्स थे, कंपैरेटिव और कॉमन साइज भी। बट आप वो सेम चैप्टर्स एक प्रोपराइटरशिप में भी लगा सकते हो। रेशियो एनालिसिस एक प्रोपराइटरशिप का भी हो सकता है। उनका ये कहना है बड़ा सिखा दो कंपनी का, प्रोपराइटर का तो कर ही लेंगे। अच्छा प्रोपराइटर एक जना, कंपनी ढेरों शेयर होल्डर, और पार्टनरशिप मतलब कुछ लोग मिलके। क्या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग 11th में थी? इसलिए 12th में दूसरा बुक डालो। फिर कंपनी की अकाउंटिंग थी कि शेयर कैपिटल इशू कैसे होता है? नहीं, इसलिए 12th में डाला। तो 12th में 3 बुक क्यों डाले वो समझ आना चाहिए। और इसमें कॉमर्स खत्म हो जाता है। आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। कंपनी इज द बिगेस्ट, आपने 11th-12th में पढ़ा, उसको अब आप फाउंडेशन जब सीए कर रहे हो, एक सीए से पढ़ते हो, तो आपकी काफी कंसेप्ट वही कोर्स में मैं पढ़ाऊंगी, वही जनरल एंट्री, बट आपका नजरिया बदलना है कि आप किस तरह से। बैलेंस शीट है तो पोजीशन बताती है। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल याद है, मेरे पास ये है वो है। व्हेनेवर समबडी स्टार्ट्स, मतलब वो उसकी देखा जाए तो पर्सनल बैलेंस शीट बता रहा है। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे सामने शो ऑफ कर रहा है, मेरे पास एप्पल का वॉच है, आईपैड है, अभी पापा ने R15 दिलाई बाइक, मतलब वो क्या बता रहा है अपनी? तुम धीरे से इनकम स्टेटमेंट पूछ लो अगर बेइज्जती करनी है तो, क्योंकि पापा ने दिलाया है तो इसकी इनकम स्टेटमेंट तो 0 पे होगी। और अगर तुम अपने पैरों पे खड़े हो और अपनी कमाई से ले रहे हो तो तुम्हारी पोजीशन भी स्ट्रांग होगी और इनकम भी। और इसीलिए इन दोनों डॉक्यूमेंट को साथ में पढ़ा जाता है। अब कोई साइकिल पे है, साइकिल चला रहा है, उसकी कमाई 10 करोड़ रुपए, और BMW कोई खरीद रहा है, उसकी कमाई 10 लाख रुपए। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है ना। जिसकी कम कमाई वो साइकिल, जिसकी ज्यादा कमाई वो
BMW ये बेसिक है, तो जिसका इनकम स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होता है उसकी बैलेंस शीट अपने आप स्ट्रॉन्ग होती है, और दोनों को साथ में ही रीड किया जाता है, करेक्ट। तो ये पूरा आपका ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने कवर करा, फिर ये सब्सिडरी जनरल का लिंकिंग समझा, कम्युनिकेशन यूजर्स को होता है, यूजर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं जिनके लिए ये बनाया जाता है। अब हम कल जो शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम लिख लीजिए, सीए फाउंडेशन अंडर न्यू सिलेबस। पहली बार हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले इससे पहले जब भी न्यू सिलेबस आता था तो इंस्टीट्यूट एक दो अटेम्प्ट ओल्ड सिलेबस के भी रखता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी, बैच में कुछ बच्चे ऐसे कुछ ऐसे। अब इतना बढ़िया कर दिया कि ओल्ड कुछ है ही नहीं, जितने बच्चे देंगे एग्जाम वो सब न्यू में देंगे। तो हम अकाउंटिंग प्रोसेस है 1 हफ्ता पूरा चलेगा, जिसमें हम जनरल लेजर टीवी जो पढ़ा हुआ है उसको मेरी नजर से एक बार दिखाऊंगी, और खूब सारे क्वेश्चन हम इसके करेंगे। सम फ्रॉम 11th क्लास एनसीईआरटी विच इज वेरी मस्ट, और अगर आपके पास टीएस गरेवाल रखा है तो आप मेरे से क्वेश्चन मार्क करा दो, जो मेरे को लगता है कि जरूरी है, बट दैट टीएस गरेवाल शुड बी आफ्टर 2020 ईयर, बहुत पुराना नहीं, क्योंकि वो पूरा रिडंडेंट है, क्योंकि जीएसटी तब आया नहीं था, क्वेश्चन भी बहुत अलग टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो आपसे मुलाकात कल होगी, आज की अकाउंट्स क्लास समाप्त।